honorable members, I have to make an announcement on behalf of the Speaker and on behalf of the honorable members of the House. I have a great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency Mr. Bill Jackson, Speaker of Danish Parliament, and the honorable members of the parliamentary delegations who are on a visit to our country as our honored guests. The other members of parliamentary delegations are Ms. Lily Thomas, also a Deputy Speaker, and Ms. Emily Boston, Senior Member of Parliament. It is a very high-powered delegation. The delegation arrived on Thursday, 18 September 2022. They are now seated in the special box. We wish them a happy and a fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and through them to Her Majesty of Queen of Denmark, the PM, the Danish Parliament, the government, and the friendly people of Denmark. Now, let us take up the calling attention motion. Ms. Prishti, please call the attention of the Minister. महोदय, मैं लगातार हो रही दुर्घटना तथा पिछले सप्ताह चेन्नई और बैंगलोर के बीच हुई भीषण रेल दुर्घटना जिसने पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड तोड़ डाले, जो सिंगल मैन अधिकारी एवं रेल मंत्री की लापरवाही के कारण घटित हुई है की ओर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना है कि आपने हाल ही में हुई रेल दुर्घटना के विषय में चर्चा करने के लिए मुझे रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान किया, वह भी ऐसे समय में जब पूरा देश रेल दुर्घटनाओं से आघात है। The Minister of Railways, please. यही सही है कि पिछले कुछ अरसे से लगातार इन दुर्घटनाएं हो रही हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी इन दुर्घटनाओं से काफी आहत हुई हूँ। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि रेल दुर्घटनाओं के मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला, यांत्रिक खराबी, दूसरा, मानवीय त्रुटि, तीसरा, तोड़फोड़ की कार्रवाई। यदि सही ढंग से जांच पड़ताल होती रहे तो यांत्रिक खराबियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, परंतु यंत्र तो यंत्र ही है, उनमें कभी-कभी अचानक खराबी आ जाती है। जहां तक मानवीय चूक का सवाल है तो उस पर 100% काबू पाया जा सकता है। कभी-कभी तोड़फोड़ की कार्यवाही भी रेल दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। हालांकि यदि सतर्कता बरती जाए तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है। मैं सदन को आश्वासन दिलाती हूँ कि हम इस पर काबू पाने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मिस महक। अध्यक्ष महोदय, जो समाचार अखबारों में छपे हैं उससे ऐसा लगता है कि मृतकों के अलावा कई 100 लोग घायल हो गए और तो और भी बहुत से डिब्बों के अंदर दबे पड़े हैं। और यह भी समाचार मिला है कि घटनास्थल पर पुलिस काफी देर से पहुंची, क्योंकि यह घटना प्रातःकाल में हुई थी और पुलिस के न पहुंचने के कारण आसपास के गांव के लोगों ने मृतकों और घायलों के सामान की लूटपाट मचा दी। यहाँ तक कि यह भी खबर मिली है कि चेन्नई और कोयम्बटूर से सहायता 12 घंटे तक भी नहीं पहुंच पाई, जिसके कारण मृतकों और घायलों को अस्पताल आदि में ले जाने में काफी विलंब। मिस नेहा। अध्यक्ष महोदया, यह भी समाचार है कि घटनास्थल पर कुछ वरिष्ठ अधिकारी सहायता कार्य में जुट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक हमारे रेल मंत्री महोदय घटनास्थल का जायजा लेने जा ही नहीं सके हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार का कोई भी मंत्री इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद वहां नहीं पहुंच सका है। अध्यक्ष महोदया, यह सदन के सदस्यगण जानती ही हैं, जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल दुर्घटना होने की सारी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि हमारे रेल मंत्री महोदय अभी तक मौन व्रत धारण किए हुए और हताहतों के प्रति कोई सहानुभूति तक व्यक्त नहीं की है। जो दुर्घटनाएं हुई है वह रेलवे में बड़ी लापरवाही का सूचक है। आप सभी जानते ही होंगे, गत 4 महीने के भीतर देश में 4 बड़ी और 6-7 छोटी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या रेल मंत्री महोदय ने उन दुर्घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा?
इन घटनाओं के बचाव व यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, इसकी जानकारी अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह भी जानकारी है कि यह रेल दुर्घटना किसी षड्यंत्र का परिणाम है। अतः एक ही पटरी पर दो प्रमुख रेलों का मामला कैसे हो गया, जबकि दोनों तरफ से स्टेशनों के कंट्रोल रूम और सिग्नलों को नियंत्रित करने में बहुत से नियम बने हुए हैं। मानव भूल के कारण सैकड़ों यात्रियों की बहुमूल्य जानें गई हैं और मैं तो कहूंगी कि ऐसी भयंकर रेल दुर्घटना 10 वर्षों में कभी नहीं हुई। यह भी खबर है कि अभी भी कई लाशें दर्दों के मलबे में ही कभी पड़ी हैं और जो लाशें निकाली गई हैं उनकी भी शिनाख्त ठीक से नहीं हुई। इन मृतकों के परिवारों से संपर्क करने के लिए भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं बनाई गई है। मिस प्रीति, खबर के अनुसार 4 सामान्य डिब्बे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कई 100 यात्री सफर कर रहे थे। सामान्य डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों का इन डिब्बों में कोई आरक्षण नहीं होता, अतः उनकी पहचान व उनका पता लगाना बहुत कठिन है। इन अभागे मृतक यात्रियों के परिवारों को सूचित करना भी संभव नहीं है। यदि इन मृतकों की पहचान ना की गई तो इन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिल सकेगा। ऐसी विकट स्थिति में मेरा सुझाव यह है कि जो भी यात्री रेल के सामान्य डिब्बों में सफर करता है, उनका नाम व पता आदि रेल अधिकारियों द्वारा तैयार कर लेना जरूरी है, ताकि ऐसी विषम स्थिति में मृतकों की पहचान की जा सके और उन्हें समुचित मुआवजा दिया जा सके। मिस्टर हर्ष। अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस दुर्घटना की उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा जांच कराए और ऐसे कड़े कदम भविष्य में उठाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति इस पैमाने पर ना हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं ये मांग करता हूं कि यह सदन इस दुखद दुर्घटना पर शोक प्रस्ताव पारित करते हुए हताहतों के प्रति संवेदना प्रकट करे और संतप्त परिवारों की पूरी तरह से सहायता करे। इस सदन के सभी सदस्यगण जानते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने सारी रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ रहे हैं, अतः मैं मांग करती हूँ कि तुरंत त्यागपत्र दें। अध्यक्ष महोदय, अभी तक रेलवे अधिकारियों से जो सूचना मिली है उसके आधार पर इस दुर्घटना में 200 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। करीब 250 घायलों को चेन्नई, मैसूर और कोयम्बटूर के अस्पतालों में लाकर उनका इलाज किया जा रहा है। घटना स्थल पर सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी तैनात किए गए हैं। आसपास के प्रमुख स्टेशनों से मेडिकल एड के लिए आवश्यक सामग्री भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेलवे बोर्ड के मैनेजर व एक सदस्य व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सहायता कार्य की देखरेख के लिए पहुंच गए। तो मंत्री जी, आप क्यों नहीं पहुंचे घटनास्थल पर? कृपया मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए और सहायता का कार्य बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है। यात्रियों के परिवारों को सूचना देने के लिए चेन्नई, मैसूर और कोयम्बटूर में सूचना पोस्ट भी खोल दिए गए हैं। अभी तक इस दुर्घटना का सही कारण नहीं पता लग पाया है और संबंधित अधिकारी इसकी जांच पड़ताल में लग गए। मैं सदन को आश्वासन देती हूँ कि इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और दोषी पाए गए रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ तक मृतकों और घायलों को मुआवजा देने का संबंध है, तो मैं सदन को पुनः आश्वस्त करती हूँ कि कानून के तहत उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया शीघ्र ही की जाएगी। मैं सदन के सदस्य द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव में अपने को और भारत सरकार को जोड़ती हूँ। यह दुर्घटना हमारी चिंता का विषय है और हम सदस्यों की चिंता से पृथक नहीं रह सकते। जहाँ तक मेरा घटनास्थल के दौरे का सवाल है, तो मैं आज ही वहाँ के लिए रवाना हो रही हूँ। रेल मंत्री, आप बैठ जाइए, मैं जवाब देती हूँ। मैं इस दुखद दुर्घटना की पीड़ा सदस्यों की भावना, जब से मुझे ये खबर मिली है, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अपनी ओर से और भारत सरकार को इस पर दुख व्यक्त करती हूँ। इस संसद में इस संबंध में रेल मंत्री द्वारा उचित कार्यवाही की आश्वासना दे दी जा चुकी है, परंतु मैं फिर भी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि सहायक कार्यवाही में किसी भी प्रकार
नहीं दी जाएगी और कुछ ऐसे विचारों को अपनाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसी भीषण दुर्घटनाएं ना हो सके। मैं घोषणा करती हूँ मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाएंगे अथवा यह राशि उस राशि से अलग होगी जो रेल कानून के अंतर्गत हताहतों को मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं। Honorable Minister of Labour to introduce the bill. Madam, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952 and the Indian Penal Code. The question is that the leave is granted further to amendment. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Act 1952 and the Indian Penal Code. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against of it, please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister, please. Madam, I introduce the bill. Now the House will take up the consideration of Child Marriage Act. Honorable Minister of Women and Child Development, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बाल विवाह निषेध कानून संशोधन विधेयक 2022 पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। The question is that the leave is granted further to amendment. The Child Marriage Act 2022. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those who are against of it, please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Leave is granted. Honorable Minister of Women and Child Development, please. मैं बाल विवाह निषेध कानून 2022 पुनर्स्थापित करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा आज सदन में बाल विवाह निषेध कानून संशोधन विधेयक 2022 प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको लाने का उद्देश्य भारत में लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना है। अध्यक्ष महोदय, कम उम्र में लड़कियों का विवाह अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ और भी कई समस्याओं को जन्म देता है, जैसे महिलाओं का कुपोषण होना, बच्चों का कुपोषित होना, एकमात्र मृत्यु दर का उच्च होना। अध्यक्ष महोदय, यूनिसेफ की रिपोर्ट का मानना है कि भारत में 15 लाख लड़कियां चाइल्ड मैरिज का शिकार होती हैं और उनका विवाह निश्चित आयु से पहले ही कर दिया जाता है। जब 2006 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट पास किया गया था, तो उसमें कानूनी रूप से ये नहीं बताया गया था कि लड़के और लड़की की उम्र में अंतर क्यों है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इस विधेयक को लाने का एक उद्देश्य भारत में लड़कियों की विवाह की आयु में असमानता को खत्म करना, तो दूसरा महिलाओं की स्थिति को सशक्त करना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य सभी मतभेदों को भूलकर हृदय से बाल विवाह निषेध कानून संशोधन विधेयक 2022 का समर्थन करेंगे और बेटियों को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। मैं प्रस्तावित करती हूँ कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2022 पर विचार किया जाए। Mr. Tanshi. Respected Madam Speaker, I would like to stand against the marriage amendment bill. Raising the legal age of marriage to women for 21 results in criminalizing young adults entering into a wedlock, especially those who want to marry against of their parents. Madam, this bill violates the ban seeking that the legal age of marriage to both men and women should be fixed at 18 in the line with the recommendations of the Law Commission report of 2008 as well as the Indian Majority Act of 1875, which grants both men and women the right to enter into a contract when they attain the age of 18. This is an attack on personal laws as well as fundamental rights too. Madam, raising the legal age of marriage for women is
far from empowering women. If the government scheme is to empower women, it should also improve employment opportunities for them too. Ms. Pratibha, respected Madam Speaker, under the leadership of our Honorable Prime Minister, we have proposed to raise the legal age of marriage for women from 18 years to 21 years. Raising the legal age of marriage is an attempt at trying to address other gender inequalities, such as issues during pregnancy, including maternal mortality rate, and early age marriage miscarriage, thus the inability of girls to bring up children when they themselves are children. Madam Speaker, the Parliamentary Standing Committee examining the bill has started meeting several NGOs and social civil organizations to get an overall understanding of the matter. Madam, early age marriage is a big reason for high dropout rate for girls. We need to ensure more provision for our women and make sure our women are at par with men. Lastly, I would like to state that it is imperative to tackle gender inequality. 21 is the age to get graduate, not to get pregnant. The marriage act is the first step towards an equal India. Hence, I stand in favor. Mr. Bharat Negi, please. Respected Madam Speaker, I am against this marriage bill as it is unwanted, unconstitutional and in violation of Article 25 of the Constitution. This bill will have far-reaching consequences in the country. It is an attack on personal laws and the fundamental rights too. Madam Speaker, this bill is retrogressive and my question is, why the age of marriage for girls is being raised to 21? 18 years old can choose PM and be in an electionship. I also sought to draw the attention of the House towards the poor employment rates for women in the country. Madam Speaker, the female force participation rate in India is lower than Somalia. That's why we should put more focus on poor employment rates and facilitate employment services for women. Hence, I restate that the marriageable age should not be increased. Ms. Akshita. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो बालिका निषेध संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए जून 2020 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने उसी वर्ष दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का उल्लेख किया था। उनका कहना है कि देश की बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो। सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है जो कि देश की महिलाओं को सशक्त बनाने में कारगर रहेगा। महोदय, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है तो शादी की उम्र 18 और 21 वर्ष क्यों? हम चाहते हैं कि पहले बच्चे को जन्म देते समय लड़की की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। शादी में देरी होने से बच्चों, परिवारों, महिलाओं तथा समाज स्वास्थ्य संबंधित सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कम उम्र में गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक के समय तक कई परेशानियां बनी रहती हैं, जिनका सीधा असर उनके होने वाले बच्चे पर हो सकता है। बच्चा कुपोषित या मरा हुआ पैदा हो सकता है और मां पर भी जान का खतरा बना रहता है। साथ ही हम चाहते हैं कि देश की महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण वह अशिक्षित रह जाती है या तो वह केवल 18 वर्ष तक बारहवीं कक्षा तक ही पढ़ पाती है। शादी की उम्र 21 वर्ष करने से उनको 3 साल उपहार के रूप में दिए जाएंगे। वह इन 3 सालों में अपने करियर के बारे में अच्छे से सोच सकेंगी। अतः मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप इस मुद्दे को एक लड़की के मां बनने की उम्र प्रवेश करने के नजरिए से देखें और आप सभी संशोधन विधेयक का समर्थन करें। Ms. Harshita. अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना
जबकि 20-24 आयु वर्ग की लगभग आधी महिलाओं ने शादी कर ली थी। अध्यक्ष महोदया, कम उम्र में विवाह के लिए कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। भले ही 5 में से 1 से अधिक शादियां 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है, लेकिन देश के आपराधिक रिकॉर्ड में अधिनियम का शायद ही कोई उल्लंघन दिखाई देता है। महोदया, 18 वर्ष से कम आयु में बाल विवाह को रोकने में असमर्थ कानून इस बात का प्रमाण देता है कि विवाह योग्य उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से कोई लाभ नहीं होगा। Honorable Law Minister, please. Honorable Madam Speaker, we are 75 years late in our democracy in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. Madam Speaker, today for the first time, both men and women on the basis of equality can take their decision to get married at the age of 21. The National Family Health Survey told us that 7% girls between the age of 15 to 18 and 25% girls under the age of 18 years were married through the law does not permit it. The bill will also amend the first Indian Constitution Marriage Act 1972, second Parsi Marriage and Divorce Act 1936, third Muslim Personal Law Application Act 1937, fourth Special Marriage Act 1955, fifth Foreign Marriage Act 1956. Madam Speaker, many girls are forced to drop their studies for marriage. So, making the minimum legal age as 21 will allow them to continue their studies. Madam, as several girls are being married at the age of 18 years, at that age they are not having their financial independence. This results in dependence on their husband for survival. The dependence will force them to stay in the relationship even if it is abusive. Hence, at the end, I would like to say that I am in the favor of this Marriage Bill Amendment 2022. Honorable Prime Minister, please. माननीय मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने बाल विवाह निषेध कानून को संशोधन में रखा व उसका समर्थन किया। उन्हीं सभी सदस्यों की रचनात्मक आलोचना की भी आभारी हूँ। आपके दिए गए सभी सुझावों के प्रति आभारी हूँ जो हमें दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारी भारत सरकार का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास, इसलिए आज मैं भारत की समस्त बेटियों को आश्वासन देना चाहती हूँ कि उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस मैरिज अमेंडमेंट बिल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि हम चाहते हैं लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करना भविष्य के लिए एक आवश्यक और ऐतिहासिक फैसला है। कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग इसके विरोध में खड़े हैं, जबकि हम इसे महिला शक्तिकरण के रूप में देखना चाहिए तथा ये महिलाओं को उनका उच्च स्थान प्राप्त करने में भी मददगार साबित है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहूंगी कि अधिकांश लड़कियां 18 वर्ष की उम्र में सिर्फ 12वीं कक्षा पास करती हैं, इसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है, जिस कारणवश उन पर समाज और परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उनसे उनका अस्तित्व छीन लिया जाता है। महोदया, आज अमेंडमेंट बिल के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों की उम्र 21 वर्ष समानता के अधिकार को देखते हुए वह अपना निर्णय ले सकते हैं। महोदया, आज आपका यह निर्णय राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप बेटियों की तरफ अपना आभार व्यक्त करें। यत्र नार्यस्ते पूज्यते नमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता भी निवास करते हैं। The motion is adopted. Honorable Minister of Women and Child Development, please. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि बाल विवाह निषेध कानून संशोधन विधेयक 2022 पारित किया जाए। Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor, we will please say aye. Aye. Those who are